नमस्कार। जीके कुल ट्रैकर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एमपी जीके को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम एमपी पुलिस, एमपी एसआई इत्यादि में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। उसी क्रम में ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 टॉपिकों पर 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु, मौसम, वर्षा, तापमान इत्यादि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे गर्म महीना मई माह का होता है। उसी प्रकार से मालवा के पठार का भी सबसे गर्म महीना मई होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है पहले। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस महीने में होता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्मी मध्य प्रदेश में मई के महीने में पड़ती है, इसलिए सर्वाधिक तापमान इसी महीने में होगा। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस महीने में होता है? मध्य प्रदेश में अगर न्यूनतम तापमान पूछें या फिर सबसे अधिक सर्दियां या ठंड पूछें तो किस महीने में पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि जनवरी महीने में। इसका राइट आंसर है बी, सबसे अधिक गर्मी मई में, सबसे अधिक सर्दी जनवरी में। अगला प्रश्न है, मध्य भारत के पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? देखिए, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो आप इन्हें ढंग से याद रखेंगे। अगर हम मध्य भारत के पठार की बात करें तो मध्य भारत के पठार में चंबल घाटी का क्षेत्र शामिल होता है और सबसे अधिक गर्म महीना मध्य प्रदेश में मई का होता है। उसी प्रकार मध्य भारत के पठार का भी सबसे गर्म महीना मई होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा महीना क्या होता है? जनवरी का होता है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में अगर ऋतुओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, जिन्हें आप याद रख सकते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसे सही से याद रखेंगे। 7वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस महीने में शुरुआत करते देखा जाता है? तो देखिए, अगर मध्य प्रदेश में बात करें शीत ऋतु की, 3 ऋतुएं होती हैं, आप सभी जानते हैं। और मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु होती है ये कब से शुरू होती है? ये होती है नवंबर के मध्य से, यानी कि मध्य नवंबर से ये शुरू हो जाती है। यहाँ आप कुछ फैक्ट भी जान सकते हैं जो ऋतुओं से संबंधित हैं, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक पड़ती है? तो मध्य मार्च से मध्य जून तक। आपको ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत कब होती है? तो मध्य मार्च में होती है। वर्षा ऋतु की बात करें मध्य प्रदेश में तो मध्य जुलाई से मध्य अक्टूबर तक चलती है। शीत ऋतु की बात करें तो मध्य नवंबर से मध्य फरवरी तक ये यहाँ रहती है। 3 प्रकार की ऋतुएँ हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, AR सुब्रमण्यम और श्रीमान नारायण ने तापमान और वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न भी है। देखिए, मैं आपके लिए यहाँ से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बार बार देखें या फिर आप इन प्रश्नों को सही से याद कर लें तो किसी भी आपके एमपी के एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, अगर यहाँ से पूछा जाएगा तब। और दूसरा ये है, अगर आपको PDF इसकी प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो 8वां जो प्रश्न है, AR सुब्रमण्यम और श्रीमान नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में डिवाइड किया है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्र कृषि के आधार पर बांटे गए क्षेत्र होते हैं कि कहाँ कौन सी फसल की पैदावार हो सकती है, उसके आधार पर इन्हें डिवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप इसे सही से याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों को कितने में बांटा गया है? ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, फायान ने किस क्षेत्र की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था? तो आप सभी जानते हैं कि फायान मध्य प्रदेश में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है?
और उस समय उसने यहाँ की जलवायु यानी कि मालवा के पठार, देखिए उज्जैन में शासन करते थे तो उस समय मालवा के पठार जो है इस जलवायु को फाहियान ने सर्वश्रेष्ठ जलवायु के नाम से बताया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी है? ये प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हें मैंने यहाँ पर भी रखा है, आगे भी इनकी काफ़ी अच्छी संभावनाएं रहती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा जो है कितनी है, 112 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 100 से 125 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? ठीक है, वहाँ पर आपको एक लगभग में ऑप्शंस दिए गए थे, लेकिन यहाँ फिक्स दिए गए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर है डी, यानी कि 112 सेंटीमीटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको हमारी मेहनत ठीक ठाक लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आप अपना बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, ताकि हम आगे भी आपकी सलाह को प्राथमिकता देते रहेंगे। साथ में ही जो लोग चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र पचमढ़ी में होती है। पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? अगर मध्य प्रदेश में अधिकतम वर्षा की बात करें तो पचमढ़ी में लगभग 199 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें मध्य प्रदेश के न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र की, तो ये है गोहद, और गोहद है मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक तहसील, जहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है। और यहाँ पर जो वर्षा का अनुमान है ये 55 सेंटीमीटर है। 55 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ दर्ज की जाती है। 15वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? देखिए अभी आपने स्थान के नाम से देखा था, सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, सबसे कम गोहद भिंड में होती है। लेकिन यहाँ क्षेत्र के हिसाब से भी आपसे कई बार प्रश्न बने हैं, और ये प्रश्न बने हैं वही प्रश्न है, कुछ प्रश्नों को हमने अपनी तरफ से ऐड किया है जो आप आगे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पूछा गया है ये ऐसे प्रश्न बनते हैं और आप फंस जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर हम सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो आप देख लीजिएगा दो चीज़ें। एक तो ये होता है कि मध्य प्रदेश जो है, अगर आप पूरब से पश्चिम जाएं, दक्षिण से उत्तर जाएं, ठीक है। अब अगर आप पूरब से पश्चिम जाएंगे, ठीक है, और दक्षिण से उत्तर जाएंगे, दोनों ही कंडीशन में वर्षा जो है कम होगी, ठीक है। क्या होगी? कम होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम में वर्षा कम होती जाती है, वैसे ही दक्षिण से उत्तर जाते समय वर्षा कम होती जाती है। तो आप एक बात याद रखेंगे कि जो ये क्षेत्र रहेगा ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करेगा, और जो ये क्षेत्र रहेगा ये सबसे कम वर्षा प्राप्त करेगा। और ये आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ से एग्जामिनर आपको कोई ना कोई प्रश्न देता है, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी किताब में नहीं लिखा होता, इसलिए यहाँ आपको सोचना पड़ता है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है किस क्षेत्र में होगी, दक्षिण और पूरब, यानी कि इसका राइट आंसर होगा वी, दक्षिण पूरब में सबसे अधिक वर्षा होगी, और सबसे कम वर्षा की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर और पश्चिम। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? यह अभी मैंने आपको समझाया था, उसका सेम प्रश्न है। तो सबसे कम वर्षा की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि उत्तर पश्चिम में सबसे कम वर्षा मध्य प्रदेश में दर्ज की जाती है। तीसरा प्रश्न भी वहीं से उठाया गया है, लेकिन मेरे दिमाग में जितना भी रहता है कि कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें हम यहाँ प्रयास करते हैं कि ऐड करके रखें और आपको बताएं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ये पीएससी में अभी इसमें से एक स्टेटमेंट आया भी था, तो एक आध स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण पाया जाता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब आप पूरब से पश्चिम जाएंगे तो कम होगी, और दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो कम होगी। अब ये भी पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप पश्चिम से पूरब जाएं तो बढ़ेगी, और उत्तर से दक्षिण जाएं तो भी बढ़ेगी। तो आपको देखना होगा इस ऑप्शन से, पूरब से पश्चिम कम होती है, पूरब से पश्चिम में कम होती है, ये सही है, और दक्षिण से उत्तर में कम होती है, ये भी सही है। इसका मतलब है इस प्रश्न का राइट आंसर ए है।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस से होती है, यानी कि किस मानसून से होती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूर्व मानसून से भी होती है और मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से भी होती है। अगर हम बात करें सबसे अधिक वर्षा की, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला किस जिले में स्थित है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें ऋतु वेधशाला की, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि इंदौर में। अगला प्रश्न है, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा किस तापीय वर्ग में आता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और जहां पर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा यानी कि विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र रहता है, उस क्षेत्र में अधिक ताप पाया जाता है। ठीक है, तो अगर विषुवत रेखा से कर्क रेखा या विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र अधिक तापीय वर्ग में आता है, इसलिए मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है अधिकांशतः क्या आएगा, अति तापीय वर्ग में शामिल किया जाएगा। 21वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। ये आपसे कई एग्जामों में पूछा गया है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है, इस वजह से उष्ण कटिबंध में हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा आता है। ठीक है, साथ में ही यहाँ मानसून का भी प्रभाव काफ़ी है, इसलिए इसे जो है मानसूनी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। और अगर आपको ऑप्शन में उष्ण कटिबंधी अकेला मिले तब आप इसे लगाएंगे, और अगर ऐसा ना हो, उष्ण कटिबंधी ऑप्शन में ना हो, सिर्फ मानसूनी जलवायु हो, तब भी आप ऑप्शन में लगाएंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। तापांतर का अर्थ है कि सबसे अधिक ताप का अंतर, यानी कि जहां सबसे अधिक ठंडी पड़ रही हो और उसी क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी भी पड़े, तो दिन रात के जो ताप में अंतर रहता है उसे तापांतर के रूप में बांट सकते हैं। साथ में ही अगर मान लो किसी महीने अधिक सर्दी पड़ी, सबसे अधिक सर्दी पड़ी, और फिर किसी महीने अधिकतम ताप रहा, तब भी आप तापांतर देख सकते हैं। तो ऐसा होता है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, जहां सर्वाधिक तापांतर होता है। 23वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां पाया जाता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान की बात करें तो वर्षों से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये गंज बसौदा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि अभी हाल ही के वर्षों में गंज बसौदा की जगह खजुराहो ने ली है। किसने ली है? खजुराहो ने ली है, क्योंकि यहाँ पर जो है तापमान गंज बसौदा से ज़्यादा अंकित किया गया है। 24वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है। देखिए, यहाँ से जो ऋतुएं हैं इनके उपनाम भी पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश में इन्हें क्या कहा जाता है, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए है। 25वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है। शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाला कहा जाता है। यूनाला, सियाला, चौमासा, ये तीनों ही ऋतुओं के नाम हैं और आप इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं, सी से शीत है और सी से सियाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। 26वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को इस नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा ऋतु है इसे चौमासा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा परिवर्तनीयता दर कितनी है। देखिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी रजिस्ट्रार परीक्षा जो अभी 1-2 दिन पहले हुई है उसमें यहाँ से प्रश्न बना है। बस ये अभी ऐसे नहीं पूछा गया था, लेकिन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे। अब औसत वर्षा परिवर्तनीयता क्या होती है, तो ये औसत से कम या अधिक वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है। ठीक है, इसे हमेशा प्रतिशत में ही मापा जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो लिखा है ये प्रतिशत में लिखा है। ठीक है, यहाँ जो लिखा है ये प्रतिशत में लिखा है, तो इसे प्रतिशत में ही मापा जाता है। अब इसमें होता ये है कि जहाँ अधिक वर्षा होती है, जिस क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ की वर्षा परिवर्तनीयता दर कम होती है। ठीक है, तो ये कम होती है, और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ की ये दर अधिक होती है। इसलिए आप इसे याद रखेंगे। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें औसत वर्षा परिवर्तनीयता दर की, तो मध्य प्रदेश में जो है 19.5 औसत वर्षा परिवर्तनीयता दर पाई जाती है। ठीक है, साथ में ही दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ की परिवर्तनीयता बहुत कम होती है,
और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए वहाँ की ये दर जो है अधिकतम होती है। 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? देखिए यहाँ पे आपको ना तो पचमढ़ी दिया गया है, ना नर्मदापुरम दिया गया है, ना ही बालाघाट दिया गया है। होता यह है कि एग्जामिनर ये सोच के बनाता है कि किताबों में डायरेक्टली आपको प्रश्न ना बने, कुछ ऐसे भी प्रश्नों से बनाने होते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों में ये शामिल है, क्योंकि हमें यहाँ अनुमान लगाना होता है। हमें पता है कि पूर्वी जिलों में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है मध्य प्रदेश के, और अगर हम पूर्वी जिलों की बात करें तो सबसे पूर्वी जिलों में अगर इन ऑप्शंस में देखें तो ये मंडला यहाँ शामिल है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। 29वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भूकंप मापी केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है भूकंप मापी केंद्र मध्य प्रदेश में पुरानी जेल अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है, इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून की सर्वाधिक वर्षा इन जिलों में प्राप्त होती है। कौन कौन से जिले हैं जहां सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो आप सभी जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो वर्षा मानसून है, इनसे वर्षा सबसे पहले कहाँ होती है? पूर्वी मध्य प्रदेश में होती है, और सबसे अधिक वर्षा यही प्राप्त करते हैं। लेकिन उन पूर्वी जिलों में मंडला और डिंडोरी हैं जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये हकीकत तो ये है कि ये मई और जून में, ठीक है, मई और जून में ये चलने वाली हवाएं होती हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश में लू कहा जाता है। हालांकि पूरे भारत में ही ये लू के नाम से प्रसिद्ध हैं, स्थानीय नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी पूछा जाता है। इसे कहा जाता है मावठा या फिर मावठ, राइट आंसर है इसका सी। हालांकि ये जो मावठ होती है ये गेहूं की फसल के लिए काफ़ी अच्छी होती है, रबी की फसलें जितनी भी होती हैं उनके लिए फायदेमंद होती है, तो ये अच्छी है हमारे किसान भाइयों के लिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, मध्य प्रदेश में वर्षा होती है अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, या ए और बी दोनों से? तो इनमें से कोई नहीं, ये चौथा ऑप्शन है। यहाँ पूछने का पर्पज ये है कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है ये मानसून की कौन कौन सी शाखा से होती है? तो ये होती है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों ही शाखाओं से जो है मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। 34वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस महीने में पाया जाता है? अगर हम मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर की बात करें तो ये पाया जाता है मार्च के महीने में, राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत तापमान कितना है? ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में बनता है, तो आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में औसत तापमान अगर वार्षिक की बात करें तो ये होगा 33 डिग्री सेल्सियस, राइट आंसर है इसका वी। लेकिन आपको कुछ फैक्ट और भी याद रखने हैं, जैसे अगर हम बात करें कि सर्दियों में जो है तापमान का औसत मध्य प्रदेश में कितना रहता है, तो आप याद रखेंगे 18। लेकिन अगर हम गर्मियों की बात करें, गर्मियों की अगर हम बात करें तो गर्मियों में जो है इसका औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर किस क्षेत्र में अधिक रहता है? तो अगर हम बात करें वार्षिक तापांतर की तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर रहता है, इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस या किन माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी के नाम से जाना जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में बनने की काफ़ी संभावनाएं भी है। तो सितंबर और अक्टूबर में जो गर्मी पड़ती है उसे मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? देखिए अभी तक हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। हालांकि वो जो 3 प्रकार का डिवाइडेशन है वो किसी न किसी भौगोलिक विद्वान ने किया है या फिर भौगोलिक डिवाइडेशन है। लेकिन अगर हम परंपराओं की बात करें तो भारतीय परंपरा में प्रत्येक ऋतु 2 महीने की होती है। कितने की होती है? 2 महीने की होती है। इस हिसाब से 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, जिनमें ग्रीष्म ऋतु है, बसंत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, शिशिर ऋतु है और हेमंत ऋतु है। तो इसका राइट आंसर तो डी होगा। लेकिन आपको यह भी याद रखना है, जो अभी मैंने बोला है कि भारतीय परंपराओं में पूछा जाए तभी आपको यह ऑप्शन टिक करना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो सूर्य की किरणों को
कब प्राप्त करता है। प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक सूर्य की किरणों को किस दिन प्राप्त करता है या फिर सबसे अधिक ताप किस दिन प्राप्त करता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा बीच से गुजरती है और साथ में आप ये भी जानते हैं कि 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है, यानी कि इस दिन सबसे अधिक गर्मी इस क्षेत्र में, कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र में पड़ती है। तो मध्य प्रदेश भी उन्हीं में से है, इसलिए ये 21 जून को सर्वाधिक ताप प्राप्त करता है। आज का अंतिम प्रश्न है, यहाँ ये समाप्त होगा, तो पहले आप इसको देख लीजिएगा। कोपेन का जो वर्गीकरण है, इनने काफ़ी वर्गीकरण किए हैं, तो इनका जो जलवायु का वर्गीकरण है उसके अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले तो इस प्रश्न का राइट आंसर जान लीजिएगा। कोपेन ने जो है मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में डिवाइड किया है, तो इसका राइट आंसर ए है। हमारा ये टॉपिक यहाँ से समाप्त होता है। यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है और जहाँ तक मुझे लगता है अगर एग्जाम में जलवायु, मौसम, वर्षा इत्यादि से आपके प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य फंसेगा। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इसकी PDF ले लीजिएगा चैनल से जाकर के, टेलीग्राम से, तो आप फिर इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। इससे होगा यह कि आपके ये प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे। साथ में ही आप हमारे कुछ अन्य कार्यक्रमों से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टॉप ट्रेंडिंग MPG के जो है, टॉप ट्रेंडिंग MPG के 2000 प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। इसके प्रश्न PSC में भी 21 से 22 प्रश्न फंसे थे, तो आप समझ सकते हैं, जिसे आप यहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएंगी, तो आप जाकर के देख सकते हैं। टॉपिक वाइज MPGK का ये 4था वीडियो है, तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। MPSI के लिए हिंदी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हिंदी के लिए है। और अगर हमें MP पुलिस मैथ की बात करें तो MP पुलिस मैथ अभी कुछ समय से तो नहीं चल रहा था क्योंकि सर आए नहीं थे, और अब हैं सर, तो अब ये 1-2 दिन में ये फिर से शुरू होने वाला है, तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। SSC GK के लिए आप ये लिंक देख सकते हैं डाउनलोड। हमारे अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो हमारे चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।